हेलो एवरीवन। जय हिंद। आज है 8 जनवरी और हम लोग पढ़ेंगे 8 जनवरी से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। तो कल के क्लास में हमने देखा था कि निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद वेनेजुएला के कार्यकारी राष्ट्रपति कौन बने। तो डेल्सी रोड्रिग्स। भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया। तो ये चाइना को पीछे छोड़ते हुए बना है। किस दिन हर साल राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। तो ये 5 जनवरी को मनाया जाता है। अ, बांग्लादेश ने हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग यानी जो आईपीएल होता है भारत में, वो 2026 का जो प्रसारण होने वाला है उस पर रोक लगा दिया है बांग्लादेश ने। किस देश के साथ भारत के पहले मेड इन इंडिया यूनिवर्सल मल्टी कैलिबर रॉकेट लॉन्चर जिसका नाम है सूर्यास्त्र के लिए भारतीय सेना से समझौता किया। तो इजराइल ने किया है। तेलंगाना भारत का सबसे बड़ा इनलैंड रेनबो ट्राउट फार्म लॉन्च करेगा या किया। ठीक है। भारत सरकार ने चाइना जो है इसके व्यापार यात्रियों को, यानी जो भी व्यापारी यात्री आप कह सकते हैं, जो यात्री जो व्यापार करने आएंगे उनके लिए EB4 वीजा शुरू किया है। चाइना ने लौदी नामक नया मिसाइल विध्वंसक पोत लॉन्च किया है। महाराष्ट्र के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के रूप में सदानंद बसंत दत्ते कार्यभार संभाले हैं। 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का उद्घाटन वाराणसी में हुआ। 2026 में क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी कौन सा राज्य किया है। तो राजस्थान। जनवरी 2026 में किस राज्य में पहली बार एक अत्यंत दुर्लभ स्ट्रॉबेरी रंग के तेंदुए को देखा गया। तो ये कर्नाटक में देखा गया है। ये सभी प्रश्न हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे। हम लोग चलते हैं अपना आज का सवाल नंबर 1 पर। तो भारत और किस पड़ोसी देश ने काउंसलर समझौते के तहत कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया है। तो आंसर इसका हो जाएगा पाकिस्तान। अब ये प्रश्न आप लोग को समझने में नहीं आया होगा कि ये होता क्या है, तो एकदम बेसिक से हम समझा देते हैं। भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान के बीच में काउंसलर समझौते के तहत एक लिस्ट का आदान प्रदान किया गया। ठीक है। ये कैसी लिस्ट है। देखिए, कुछ ऐसे पाकिस्तानी जो भारत में एज ए कैदी कैद है। ठीक है। कुछ ऐसे और उसी प्रकार कुछ भारतीय भी जो है वो पाकिस्तान में एज कैदी कैद है। तो उसके लिस्ट भारत ने सौंप दी किसे, पाकिस्तान को। और सेम वैसे ही कई भारतीय नागरिक या मछुआरे जो हैं बतौर कैदी जो पाकिस्तान में कैद हैं, तो पाकिस्तान ने वो लिस्ट भारत को सौंप दी। तो भारत के पास जो कैद है वो लिस्ट पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के पास जो लिस्ट है वो भारत को लिस्ट दे दिया गया। तो भारत को यानी कि आदान प्रदान ये कर दिया गया, एक्सचेंज कर दिया गया लिस्ट का। ठीक है। किस समझौते के तहत, ये काउंसलर समझौते के तहत ऐसा किया गया है। अब ये यहाँ पर कैद क्यों किए गए, ये समझने से पहले एक मैप के थ्रू आपको समझाने का मैं कोशिश करता हूं। ठीक है। देखिए, दुनिया का जो हर देश है ये अपने देश की सीमा का यानी बॉर्डर का निर्धारण करता है। यानी कि कौन सा देश कितनी सीमा तक फैला हुआ है या कितनी जगह तक फैला हुआ है। ठीक है। और उसी के आधार पर सीमा बॉर्डर की भी बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि मानिए ये इंडिया हो गया। ठीक है। ये हो गया आपका रेड क्लिफ। ठीक है। ये हो गया इंडिया। ये हो गया आपका पाकिस्तान। इस तरफ पाकिस्तान, इस तरफ इंडिया। ये रेड क्लिप हो गया, यानी एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये बॉर्डर हो गया। ठीक है। सेम वैसे ही आप देखें तो मैकमोहन लाइन। ठीक है। मैकमोहन लाइन हो गया ये। ठीक। तो इधर आपका हो गया चाइना। ठीक। अब देखिए, इस लाइन के इस तरफ इंडिया और इस तरफ चाइना हो गया। ठीक। तो ऐसे कुछ सीमाओं का निर्धारण किया जाता है, बॉर्डर भी बनाए जाते हैं। तो आपने हमेशा देखा होगा कि ज्यादातर बॉर्डर जमीनी होते हैं। जैसे भारत का जमीन पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है, वैसे चाइना का, नेपाल का, बांग्लादेश का, भूटान जैसे देशों का सबका भारत से लगा हुआ है।
तो किसी देश की सीमा न जमीनी सीमा के अलावा भी समुद्री सीमा से भी लगा हुआ है, यानी समुद्री सीमा के द्वारा अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि समुद्र में उस देश का कितना अधिकार है, कितने दायरे तक का अधिकार है, ठीक है। जैसे कि भारत की समुद्री सीमा पाकिस्तान से मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड जैसे देशों से लगती है। तो भाई ये कैसे निर्धारित होगा कि भारत का जो क्षेत्र है वो इतना है कि इतना है कि इतना है, कितना है, ये कैसे निर्धारित होगा? ठीक है, कितने किलोमीटर तक भारत का क्षेत्र है, कोई तो पैरामीटर होगा। तो इसके लिए 1994 में एक समुद्री कानूनी संधि लागू की गई थी। ठीक है, आज मैं थोड़ा डेप्थ से पढ़ा रहा हूं क्योंकि जो भी स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं वो विभिन्न प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वन लाइनर वो सिर्फ एक ही एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, वो तरह तरह के ग्रेजुएशन लेवल, इंटर लेवल, हर तरह के स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा डीप में बताना, क्योंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न थोड़ा सा चेंज होते जा रहा है। ठीक है, तो और ये हाँ, तो समुद्री कानूनी संधि जो कि 1994 में लागू किया गया था, और ये एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जो दुनिया को तमाम सागरों और महासागरों पर अलग अलग देशों के अधिकार, उनके जो बॉर्डर है, इसे तय करने का अधिकार देता है। तो इसमें जो समुद्री सीमाएं रही, इसका निर्धारण कैसे हुआ? बेसिकली ना, ये सीमाओं का निर्धारण 3 तरीके से किया गया। कहने का मतलब ये है कि समझौते के मुताबिक किसी देश की समुद्री सीमा जो है, ये 3 हिस्सों में बटी होती है। इसका जो पहला पार्ट है, इसका आधार सीमा, यानी सीमा आप कह सकते हैं, यानी कि बेस लाइन आप इसको कह सकते हैं। देखिए, ये है आपका बेस लाइन। ठीक है, ये है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये है बेस लाइन। ठीक है, हम्म, तो अब बेस लाइन देखिए, इंडिया के बॉर्डर में ये आपको बेस लाइन दिखाई दे रहा होगा। कोस्टल एरिया से सटा हुआ ये बेस लाइन। ये बेस लाइन है क्या? ये जो बेस लाइन है, ये क्या है? तो आधार सीमा की यदि बात की जाए ना, तो देश का जो जमीनी सतह है, ये जमीनी सतह आप देख रहे हैं, जमीनी सतह से लगभग 22 नॉटिकल मील, या मैं किलोमीटर में अगर बात करूं तो 22.22 नॉटिकल मील, या फिर अगर किलोमीटर में बात करें तो 22.22 किलोमीटर, ठीक है, का क्षेत्र उस देश के क्षेत्राधिकार से में आ जाता है। और इसके आसपास के आइलैंड भी शामिल किए जाते हैं, जो इस हिस्से का पार्ट होता है। फिर इसमें जो आपका दूसरा पैरामीटर होता है, ये आपका क्षेत्रीय सीमा के आधार पर निर्धारण होता है। ठीक है, अब क्षेत्रीय सीमा में आप देखेंगे कि क्षेत्रीय सीमा में कितने किलोमीटर तक का दायरा निर्धारित होता है, तो लगभग 24 नॉटिकल मील। ठीक है, और किलोमीटर में देखें तो 44.44 किलोमीटर। ठीक है, ये 22 नहीं, अप्रोक्स 42 होगा। इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो फिर इसमें जो लास्ट की तीसरी कैटेगरी जोड़ी गई है, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की। कौन सी कैटेगरी है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो इसमें कितने किलोमीटर का क्षेत्र है वो देश कवर करेगा, तो लगभग 200 नॉटिकल मील, लगभग 200 नॉटिकल मील। और अगर किलोमीटर में इसको देखें तो 370 किलोमीटर का क्षेत्र उस देश के अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इकोनॉमिकली, जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकली जोन जो है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब है कि इस सीमा के अंदर
देश किसी भी तरह का समुद्री व्यापार कर सकता है और मछुआरे मछली पकड़ सकते हैं। आप सभी को मालूम है कि भारत की जो समुद्री सीमा है ये 7516 किलोमीटर 7516 किलोमीटर है भारत की समुद्री सीमा। कितनी किलोमीटर लंबी है? और इसमें आपको कुछ आइलैंड भी हैं, जैसे कि लक्षद्वीप हो गया, फिर आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला क्षेत्र भी आ जाता है इसी में। तो इस संधि के तहत ये वाला क्षेत्र जो है भारत के क्षेत्राधिकार में आता है। वरना हम कहते कि ये अंडमान है, इधर तो थाईलैंड भी हो सकता है, ये थाईलैंड का भी इस पे अधिकार हो सकता है अंडमान का, बांग्लादेश का भी इस पर अधिकार हो सकता है। तो नहीं, ये बंधे हुए हैं समुद्री कानूनी संधि जो 1994 में हुआ था उसके माध्यम से, ठीक है, जिसके कारण ये क्षेत्र के जो ये क्षेत्र है भारत के क्षेत्राधिकार में आता है, ठीक है। तो आप समझ गए। अब मान लीजिए कि इस दायरे को भी पार करते हुए मछुआरे इस सीमा के पार चले गए, ठीक है, तो पाकिस्तान वाले समुद्री सीमा में चले गए तो वहां पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। मैं उसका बात कर रहा हूं, ठीक है, जो कैदी जो पाकिस्तान में अभी है ना इंडियन, मैं उसका बात कर रहा हूँ। तो उन कैदियों का बात कर रहा हूँ, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, मान लीजिए जेल में डाला गया। सेम वैसे ही पाकिस्तान की कुछ लोग समुद्री सीमा पार करके भारत के क्षेत्राधिकार में आ जाते हैं, इन्हें पकड़ लिया जाता है। यानी कि जाने अनजाने में ये फंस जाते हैं इस टाइप से, ठीक है। काउंसलर एक्सेस समझौता किया गया था कब? 2008 में। 2008 में जो है भारत और पाकिस्तान के बीच काउंसलर एक्सेस समझौता किया गया था, ठीक है। यह समझौता दोनों देशों को वर्ष में 2 बार कैदियों की सूची का आदान प्रदान करने का अनुमति देता है। इसके तहत हिरासत में लिए गए नागरिकों को काउंसलर पहुंच दी जाती है जिससे वे अपने देश से संपर्क कर सके, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? तो कैदियों और मछुआरों के अधिकारों, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा करना इसका उद्देश्य है, खासकर उन मछुआरों के लिए जो अनजाने में समुद्री सीमाएं पार कर जाते हैं। वर्ष 2014 से लगातार कूटनीतिक प्रयासों के चलते पाकिस्तान से 2661 भारतीय मछुआरों और पाकिस्तान से 2661 भारतीय मछुआरों और 71 भारतीय नागरिक कैदियों की स्वदेशी वापसी हो चुकी, ठीक है। यानी मछुआरे ही ज्यादातर भटकते हैं रास्ते, क्योंकि समुद्र में ज्यादा समय तो वही बिताते हैं, इसलिए वही अपना सीमा को पता नहीं चलता है और वो मछली पकड़ते पकड़ते अपना बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं। नेक्स्ट चले हम लोग कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा बाघों की मृत्यु भारत के किस राज्य में हुई है? तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। आंकड़े ये बताते हैं कि पूरे साल में 166 बाघों की मौत हुई है, जिसमें कि 31 शावक हैं, यानी बच्चे हैं, कब्स हैं, ठीक है। 166 बाघों की मौत में 55 मौतें तो आपको मध्य प्रदेश में देखी गई, ठीक। इनमें से 38 से अधिक मौतें प्राकृतिक कारणों से हुई है, 55 में से 38 मौत जो है प्राकृतिक कारण से। और 2025 में बाघों की मौत के मामले में दूसरे नंबर पर आपका महाराष्ट्र रहा, 38 बाघों की मौत हुई है वहां पे। केरल में 13 बाघ और असम में 12 बाघों की मौत हुई है। यहां से अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें, ठीक है, तो वैसे तो ज्यादा बाघों की संख्या ये आपको मध्य प्रदेश में ही है। पिछले जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की जो रिपोर्ट आई थी, इसमें भारत में टाइगरों की संख्या 3682 यानी 3682 बताया गया था, ठीक है। अब इस साल फिर से रिपोर्ट आने वाला है, तो ये अपडेट करके मैं आपको बता दूंगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल होंगे मंगू भाई पटेल, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा 11। अगर हम मध्य प्रदेश की करंट अफेयर की बात करें, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मध्य प्रदेश में NH-45 पर भारत की पहली वन्य जीव सुरक्षित सड़क शुरू की है। मध्य प्रदेश सरकार ने दिसंबर 25 में घोषणा किया कि राज्य अब नक्सलवाद मुक्त हो गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भैंसोला गांव में देश के पहले पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास किया। देश का पहला हिंदी माध्यम का एमबीबीएस कॉलेज जो है ये आपको जबलपुर में देखने को मिलेगा। पंचमढ़ी वन्य जीव अभ्यारण्य का नाम बदल के राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभ्यारण्य कर दिया गया है। राहवीर योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश ने किया। मध्य प्रदेश ने देश की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति 2025 पेश की है। प्रोजेक्ट चीता के तहत मध्य प्रदेश में बोत्सवाना से 8 चीते लाए गए। यूनेस्को द्वारा संगीत शहर चुना गया ग्वालियर को। देश का 58वें क्रम का टाइगर रिजर्व जो है माधव टाइगर रिजर्व हो गया। देश की पहली सोलर सिटी सांची और प्रधानमंत्री मोदी ने ग्वालियर में बायो सीएनजी प्लांट के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया है। चलते हम लोग प्रश्न संख्या 3 पे। भारत कौन सी भी बार 1 जनवरी 2026 को ब्रिक्स का अध्यक्ष बना? ठीक है, तो भारत को जो अभी तीसरी बार हाल ही में ब्रिक्स का अध्यक्ष घोषित किया गया है या बना है। ठीक है, इससे पहले यदि हम बात करें तो भारत कितने बार? 3 बार बना। कब कब? तो पहला 2012 में, पहली बार भारत ने 2012 में बना, जो चौथे क्रम का ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था। कहा? नई दिल्ली में। फिर बना 2016 में, जो कि भारत दूसरी बार बना। उस समय 8वें क्रम का शिखर सम्मेलन चल रहा था, वो हुआ था गोवा में। और इस बार 2026 में तीसरी बार भारत ने ब्रिक्स का अध्यक्ष बना, जो 1 जनवरी 2026 से चल रहा है। ठीक है, तो 18वां ब्रिक्स सम्मेलन है। ये कहवा है? 18वां ब्रिक्स सम्मेलन भारत में आयोजित होगा। अब देखिए, ब्रिक्स के बारे में मैं आपको बता दूं कि ब्रिक्स में वैसे 5 देश शामिल हैं। ब्रिक्स में वैसे तो 5 देश शामिल। ठीक है, पांचों देशों का नाम वैसे आपको ट्रिक से याद भी होगा या आसानी से याद भी हो जाएगा अगर ना हो तो। ठीक है, जैसे ब्रिक्स यानी बी फॉर हो गया आपको बांग्लादेश, आर से रसिया, आई से इंडिया, चाइना और ये साउथ अफ्रीका। सॉरी, बांग्लादेश नहीं, ब्राजील। ब्राजील ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, तो ये 5 देश तो पहले से ही शामिल थे, ये तो आपको याद रखने में कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, लेकिन अब जो नया संशोधन हुआ इसके अनुसार जो नए मेंबर कंट्री इसके पार्ट बने हैं, याद रखने में थोड़ी सी कठिनाई तो होगी, लेकिन मैं ट्रिक के अनुसार आपको वो भी आसान कर दूंगा। ठीक है, ब्रिक्स ये तो आपको पहले से मालूम है। इसके अलावा कौन कौन है? तो इथियोपिया एक है, दूसरा इजिप्ट, ठीक है, तीसरा ईरान, चौथा यूएई और पांचवा हो गया आपका इंडोनेशिया। ठीक है, ये हो गया आपका 10वां मेंबर कंट्री। ठीक है, तो इसका अगर हम ट्रिक देखें तो इंग्लिश का अल्फाबेटिकली अगर आप लेके चले तो EEIIU, EEIU। ठीक है, अगर इस तरह से आप रिलेट करके याद करेंगे, पहला का ट्रिक आपको पता है ब्रिक्स, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। और ये लास्ट वाले जो है, लेकिन यही याद रखना है कि इंडोनेशिया को हम ऊपर किए हैं। ठीक है, यूएई से पहले तो कर दिए हैं, लेकिन 10वां कंट्री जो है आपका इंडोनेशिया है, लास्ट में सबसे लास्ट में जुड़ा है इंडोनेशिया। ठीक है, लेकिन कौन कौन देश है ये याद रखने का आपका ट्रिक ये हो सकता है। ये ब्रिक्स आपको ये तो याद है, इसके अलावा EEIIU। ठीक है, यानी इथियोपिया, इजिप्ट, ईरान, इंडोनेशिया और यूएई। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। हाल ही में किस राज्य में दृष्टि बाधित लोगों के लिए पहली ब्रेल लाइब्रेरी खोली गई है?
तो पहली बात तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्यों। ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में भारत का पहला ब्रेल लाइब्रेरी का उद्घाटन लखनऊ से कहा किया गया है, उत्तर प्रदेश में किया किसने? तो ये लखनऊ से शकुंतला मिश्रा, कौन? शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में किया गया है। ठीक है। तो जिसमें 4000 से अधिक ब्रेल पुस्तकें उपलब्ध है, जो कि दृष्टिबाधित जो भी दृष्टिबाधित बच्चे हैं वो इसको आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है। यह कदम समावेशी शिक्षा और दिव्यांगों को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच प्रदान करेगा। यहां से अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और नेशनल पार्क हो गया आपका दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़, रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राजकीय पशु हो गए बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा 31, जो कि सबसे ज्यादा है भारत में। अगर यहाँ के हम करंट अफेयर की बात करें तो सभी सरकारी स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बनाया जाएगा अयोध्या में। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला जो है उसके पारंपरिक जड़ी पोशाक को जीआई टैग मिला। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय गोरखपुर उत्तर प्रदेश में बनेगा। 1 सितंबर से नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान चलाया गया है उत्तर प्रदेश में। AK-203 राइफल के निर्माण का प्रमुख स्थान अमेठी है। शशि प्रकाश गोयल ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव का पदभार संभाला है। राफेल एम फाइबर प्राइवेट लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में देश का सबसे बड़ा एयरो इंजन परीक्षण केंद्र बनाया। किस स्थान पर विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त भारत के पहले अश्व रोग मुक्त अपार्टमेंट को स्थापित किया गया है? तो ये मेरठ में स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष यात्री जो शुभांशु शुक्ला थे उनके नाम पे छात्रवृत्ति की घोषणा की है। कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को किस राज्य सरकार ने यानी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार जो है, जो मानसरोवर जो कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जा रहे हैं उनके लिए 1 लाख रुपया देने का घोषणा किया है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ शहर को यूनेस्को के द्वारा मौलिक पाक कला शहर का दर्जा दिया गया। ITI चलो अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश और विजन 2047 की शुरुआत उत्तर प्रदेश ने किया है। नेक्स्ट चले हम लोग कि RK श्री राम कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया। वे किस वाद्य यंत्र से संबंधित? ठीक है। तो पहली बात तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि आप बोलेंगे कि सर आप तो पिछले साल बताया था कि राम कुमार को संगीता कला निधि पुरस्कार मिलेगा। ठीक है। और मिल रहा है इस साल। तो ये 2025 का है। ये जो पुरस्कार है ये है 2025 का ही, लेकिन इन्हें सम्मानित किया जा रहा है 2026 में, जो कि एक प्रसिद्ध वायलिन वादक। ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगीता कलानिधि अवार्ड 2025 के ये विजेता है और ये कर्नाटक शास्त्रीय नृत्य में वायलिन वादन के लिए जाने जाते हैं। ठीक है। देखिए, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं यानी वाद्य यंत्र होते हैं जिनसे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के फॉर्मेट में निश्चित रूप से आते हैं। ठीक है। तो मेरा तो काम ही है करंट अफेयर के साथ साथ आपको स्टैटिक जीके और मैपिंग कवर कराना, और इसका लाभ आपको डेफिनेटली मिलेगा, 100% मिलेगा। ठीक है। सिर्फ आप लोग कंटिन्यू रूप से लगातार इस क्लास को देखते रहें। तो यदि आप ऑप्शन से रिलेट करेंगे तो प्रसिद्ध तबला वादक। ठीक है। तबला वादकों के नाम में कुछ मैं आपको बता देता हूं। एक तो उस्ताद जाकिर हुसैन। उस्ताद जाकिर हुसैन। ठीक है, नाम आप रिलेट कर सकते हैं, जिनका निधन हाल ही में हो गया है। ये तबला वादन से संबंधित थे। फिर एक उस्ताद अल्लाह रखा।
उस्ताद अल्लाह रखा। ठीक है, इनका भी नाम आप रिलेट कर सकते हैं। तीसरा नाम आप रिलेट करिएगा पंडित किशन महाराज जी। पंडित किशन जी महाराज। ठीक है, तो ये तीन नाम तबला वादन से आप रिलेट कर सकते हैं। फिर इसके बाद संतूर वादन, यहां से अगर आप रिलेट करेंगे तो पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा, इनका भी निधन हो चुका है, ये प्रसिद्ध संतूर वादक रहे हैं। फिर यदि आप बांसुरी से रिलेट करेंगे, ठीक है, तो इन बांसुरी वादक का दिमाग में नाम याद आ रहा है, आप रिलेट कर सकते हैं पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। यहां से कुछ हम लोग रिसेंट अवार्ड और ऑनर को अगर देखें तो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर ऑफ द ईयर जैसा को मिला, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिशेल बैचलेट को, फीफा शांति पुरस्कार डोनाल्ड ट्रंप, फ्रांस का सेविलियर पुरस्कार फोटा थरानी, पैट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार मेलेनिया ट्रंप को, विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार श्री श्री रविशंकर को, बुकर पुरस्कार डेविड जिले, यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जिनाली मोदी को मिला है, दादा साहब फाल्के 2023 का मोहनलाल को मिला, लेकिन ये मिला है आपको 2025 में। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव, डॉक्टर मनमोहन सिंह, सरस्वती सम्मान 2025 का भद्रेश दास, 59वें क्रम का जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये विनोद कुमार शुक्ल को मिला, एबेल पुरस्कार मसाकी काशीवारा, स्टॉकहोम जल पुरस्कार गुंटर ब्लोसल, संगीता कलानिधि पुरस्कार आर के राम कुमार को मिला, पृथ्वीधर पुरस्कार लियू जियाकुन, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिरला को मिला है, कृषि मीडिया पुरस्कार अमसी प्रसन्न कुमार को, ब्रिटिश एकेडमी पुरस्कार सुनील अमृत को मिला, सखारोव पुरस्कार बेलारूस के आंद्रेज पोजोबुत और जॉर्जिया की मिजिया अमाग्लोबेली को मिला, और विज्ञान रत्न पुरस्कार जयंत विष्णु नार्लिकर को मिला है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि हाल ही में नियुक्त किए गए नए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में कौन शामिल नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली बात तो कि यूनाइटेड नेशन के 6 पार्ट, कितने पार्ट है? 6 पार्ट, और इनमें से एक है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसे आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नाम से जानते हैं। इनमें जब हम सदस्यों की बात करते हैं तो याद रखें कि इसमें 5 सदस्य हैं। कितने? 5 सदस्य देश हैं जो परमानेंट है। किसमें? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट सदस्य हैं। ठीक है, और 10 जो है आपके टेम्पररी हैं, जो कि बदलते रहते हैं। यानी टोटल अगर 10 सदस्य देखा जाए तो इसमें 15 है। ठीक है, देखिए 5 अस्थायी देशों से कोई छेड़छाड़ तो होगा नहीं, तो ये 10 जो अस्थायी है, ये जो 10 अस्थायी है, ये 2 साल के लिए इनका चयन होता है। यानी कि इसकी सदस्यता इन्हें 2 साल के लिए ही मिलते हैं, तो ये चेंज होते रहते हैं। तो अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसमें 5 नए अस्थायी देश शामिल किए गए। ठीक है, जिसमें कौन कौन है? एक तो आपको कोलंबिया हो गया, दूसरा लाइबेरिया, तीसरा बहरीन, ठीक है, चौथा लातविया, और पांचवा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो शामिल। ठीक है, तो इसमें स्पेन शामिल नहीं है, ये शामिल नहीं है आपका। ठीक है,
अ, शामिल नहीं है, ये याद रखना है। 1 मिनट। ठीक है। हम्म। तो ये देश जो है, अन्य 5 गैर अस्थायी सदस्य कौन कौन? डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया इसके साथ शामिल होंगे। यानी 5 तो आप अस्थाई देख ही लिए। 5 अस्थाई में चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये 5 अस्थाई है। और ये 5 अस्थाई पहले से थे, 10 हो गए। और 5 अभी नाम बताया, जो कि कोलंबिया, लाइबेरिया, बहरीन, लातविया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। ठीक है, तो ये 5 और इसमें शामिल हो गए। ठीक है। देखिए, भारत इसका परमानेंट मेंबर नहीं है। हालांकि भारत प्रयास कर रहा है इसे कि इसकी स्थायी सदस्यता भारत को भी मिल जाए, लेकिन भारत इसका परमानेंट मेंबर अभी है नहीं। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, इसके बारे में कुछ जाने तो इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक के रूप में किया गया था इसको। यानी उसके जो 6 प्रमुख अंग हैं, उसमें से एक है ये। 5 अस्थायी सदस्य, 10 गैर अस्थायी सदस्य। तो 5 अस्थायी कौन कौन है? चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए और यूके। यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र निकाय है जिसके निर्णय सदस्य देशों के लिए अनिवार्य है। ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग। भारत का पहला 3D प्रिंटेड वेदर स्टेशन कहां स्थापित किया जाएगा? तो इसकी स्थापना किया जाना है राजधानी दिल्ली में। ठीक है। ये स्टेशन फरवरी के महीने में स्थापित किया जाएगा। ये देश भर में मौसम की निगरानी को मजबूती प्रदान करेगा। मिशन मौसम योजना के तहत इन स्टेशनों का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर सटीक मौसम पूर्वानुमान को मदद करना है। ठीक है। बेंगलोर, बेंगलोर में देश का पहला 3D प्रिंटेड 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस, 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस आप रिलेट कर सकते हैं। और दुनिया का पहला 3D टेम्पल तेलंगाना से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। अभी हम 3D प्रिंटेड वेदर स्टेशन दिल्ली में देख रहे हैं, जहां ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप संपन्न हुआ। इसके विजेता भारत था। राजीव वर्मा को हाल ही में दिल्ली का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। दिल्ली में सेमिकॉन इंडिया 2025 के उद्घाटन में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत का पहला स्वदेशी चिप सौंपा, जिसका नाम क्या है? तो विक्रम। ठीक है, नाम है विक्रम। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आयोजन दिल्ली में होगा। दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त सतीश गोलचा। अ, नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान हार्ट ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है। दिल्ली विधानसभा भारत की पहली ऐसी विधानसभा है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बनने वाला कर्तव्य भवन का उद्घाटन किया। क्लाउड सीडिंग की मंजूरी दे दी गई है दिल्ली में, और पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में बना है। नेक्स्ट चले हम लोग कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन किन 2 शहरों के बीच शुरू की गई? ठीक है, यानी अभी शुरू हुआ नहीं है, ये लगभग 2027 तक शुरू होने की संभावना है। तो अहमदाबाद और मुंबई के बीच दूरी को कनेक्ट करेगा। ठीक है, कौन? बुलेट ट्रेन। भारत की पहली बुलेट ट्रेन
15 अगस्त 2027 को शुरू किया जाएगा। यह ट्रेन मुंबई से अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर चलेगा और इस कॉरिडोर की जो लंबाई है 508 किलोमीटर, यानी 352 किलोमीटर आप गुजरात में और 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में। ठीक है। इसमें जापान की प्रसिद्ध शिंकानसेन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इस ट्रेन की अधिकतम गति 320 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और यह परियोजना भारत के आधुनिक परिवहन नेटवर्क को नई दिशा प्रदान करेगी। ठीक है। अगर कुछ ऑप्शन को हम लोग क्वेश्चन के आधार पर रिलेट करें तो यहां लिखा हुआ है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी। ठीक है। तो देश के जो हाइपरलूप सेवा जो चलाया जाएगा सबसे पहले तो ट्यूब के माध्यम से, ये क्या कहलाता है, देश का हाइपरलूप सेवा जो है ये सबसे पहले चलाया जाएगा कहाँ, जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी। तो ट्यूब के माध्यम से अब यात्री जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जा सकेंगे। तो ये हाइपरलूप सर्विस के माध्यम से जम्मू से कन्याकुमारी का जो दूरी है ये मात्र 2 घंटे में जो भी नागरिक है ये आसानी से उसको तय कर सकते हैं। यानी कि आप देश के उत्तरी क्षेत्र से दक्षिणी क्षेत्र तक केवल 2 घंटे में सफर तय कर सकते हैं। ठीक है। जिंद सोनीपत, देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन जो है, देश का पहला हाइड्रोजन ट्रेन जिंद सोनीपत जो मार्ग है उस पर चलाया जाएगा, हरियाणा वाले रूट में। और कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया है कि हाल ही में भारत का जो पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन है ये जिस रूट पर लॉन्च किया गया ये असम के गुवाहाटी से पश्चिम बंगाल के हावड़ा के बीच। ठीक है। नेक्स्ट चले हम लोग, भारत का पहला स्लम फ्री मेगा सिटी कौन बना? तो आंसर इसका हो जाएगा सूरत। अब आप लोग बोलेंगे कि सर आप तो गलत पढ़ा रहे हो, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने बताया था कि भारत का पहला स्लम फ्री सिटी जो है वो है चंडीगढ़। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन को आप ध्यान से देखें, क्या लिखा हुआ है, भारत का पहला स्लम फ्री मेगा सिटी। ठीक है। मेगा सिटी लिखा हुआ है। मेगा सिटी का मतलब होता क्या है? तो एक बहुत बड़ा शहरी क्षेत्र आप कह सकते हैं जिसका आबादी 10 मिलियन या 1 करोड़ या फिर उससे अधिक होता हो। तो देश का पहला मेगा स्लम फ्री सिटी जो है ये कौन बना है? सूरत बना है। गुजरात का सूरत जो है 70 से 80 लाख की आबादी वाली श्रेणी में भारत का पहला स्लम फ्री शहर बन गया। वर्ष 2006 में सूरत का लगभग 36% आबादी जो है झुग्गियों में रहता था। कब? 2006 में। लेकिन अब वो घटकर 36% से मात्र 5% से भी कम हो गई है। यह उपलब्धि बेहतर शहरी नियोजन और पुनर्वास नीतियों का परिणाम है। ठीक है। अगर एग्जाम के व्यू से अगर देखें तो आधिकारिक रूप से भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर चंडीगढ़ है और मेगा सिटी श्रेणी में पहला स्लम फ्री यानी झुग्गी मुक्त शहर जो है आपका सूरत। ठीक है। इंदौर, इंदौर की अगर बात की जाए तो ये देश का इंदौर और उदयपुर, इंदौर और उदयपुर ये दोनों की अगर बात की जाए तो ये देश का पहला वेटलैंड सिटी। ठीक है। और देश का पहला ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी जो है आप अमरावती को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है। ट्रांस मीडिया इंटरटेनमेंट सिटी अमरावती। यहां से अगर हम कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखें कि देश की पहली हाइड्रोजन वाटर टैक्सी किस शहर में, तो वाराणसी। भारत के पहले टेम्पर्ड ग्लास प्लांट का उद्घाटन नोएडा में। भारत के पहले महिला आधारित फूड हब मुंबई। पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक हैदराबाद में। सौर ऊर्जा से चलने वाले भारत की पहली विधानसभा दिल्ली। दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी में। दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस बिल्डिंग सूरत में। भारत की पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती।
यूनेस्को सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल हुआ है कौन? लखनऊ। ये दूसरा शहर है। ठीक है, आपको बताना है कि गैस्ट्रोनॉमी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला देश का पहला शहर कौन है? ठीक है, भारत की पहली नाइट सफारी लखनऊ। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली में। देश की पहली सोलर सिटी सांची। पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा। पहला भिखारी मुक्त शहर इंदौर। पहला वेटलैंड सिटी इंदौर और उदयपुर, जो कि अभी हमने ऑप्शन में भी रिलेट करके बताया। पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई में। पहले हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई। पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता। पहला सेमी कंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद। रियल टाइम बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली शुरू करने वाला भारत का पहला शहर चेन्नई। और भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज जिसका नाम बजरंग सेतु है, ऋषिकेश में है। ठीक है, नेक्स्ट चले हम लोग। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य में कलई 2 परियोजना यानी लोहित नदी पे जो है उसको मंजूरी दे दी? तो कलई 2 परियोजना को अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में मंजूरी मिल चुकी। ठीक है, कलई 2 जल विद्युत परियोजना जो है इसका स्थान अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले में लोहित नदी पर ब्रह्मपुत्र नदी की जो कि सहायक नदी, लोहित नदी पर जो मंजूरी मिली है, लोहित नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। इसकी क्षमता जो है 1200 मेगावाट बिजली उत्पादन करने की इसकी क्षमता है। और इसका जो डेवलपमेंट कर रहा है वो टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के द्वारा इसका विकास किया जा रहा है। और इसकी लागत अनुमानित राशि जो है 14,176 करोड़। ठीक है, अगर यहां से हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो राजधानी ईटानगर, मुख्यमंत्री पेमा खांडू और राज्यपाल कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। करंट अफेयर की बात करें तो समय पर पेंशन वितरण के लिए ई भविष्य पहल अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया। टाटो 2 नामक जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की पर्वतारोही कवक यानो जो है वो माउंट किलिमंजारो पर चढ़कर अपना फतह हासिल किया है चढ़ने का। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने 2025 से 35 को जल विद्युत दशक घोषित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है उनने चीफू सुरंग का उद्घाटन किए हैं जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। और 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला देश का उत्तरी पूर्वी राज्य का देश का पहला उत्तरी पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश बन गया है। ठीक है, कल के क्लास में हमने आपसे पूछा था कि 8वां राज्य वेतन आयोग बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो ये आपका हो गया इसका राइट आंसर असम। क्या हो गया? असम। दूसरा है कि वर्कशायर हैथवे के सीईओ के रूप में वॉरेन बफेट का जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा? तो ये हो जाएंगे ग्रेग एवेल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका आज का सवाल है कि किसे हाल ही में पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? इसका जो भी राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। और ये दूसरा सवाल है आपका कि 52वां G7 शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन किस देश में होगा? ठीक है, तो इसका भी जो राइट आंसर हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताएं। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके साथ साथ आपके भाई बंधु को भी इस क्लास का बेनिफिट मिल सके। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।